टी एकेडमी। आज का अपना एक टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं हम, और जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में इससे पहले बहुत सारे जो है ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है। जैसे स्टार्टिंग में हमने सेल बायोलॉजी के अंदर सेल की डिस्कवरी, सेल की थ्योरी पढ़ी, सेल की साइज पढ़ी, सेल के नंबर्स पढ़े, सेल में प्रोसेस पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है ये पढ़ा। फिर सेल के स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने सेल वॉल पढ़ा, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा। ये सब चीज़ें हमने सेल के अंदर पढ़ी। अब इन सब के बाद में अब हम सेल के साइटोसोल में एंट्री करते हैं। और सेल के साइटोसोल की अगर बात करें, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में ये सेल का एक साइटोसोल है। इस साइटोसोल में आपको एक पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के ठीक बाहर आपको इस टाइप से एक नेटवर्क दिख रहा है। ये जो नेटवर्क है इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से पता चल रहा है, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर पाई जाती है। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क लाइक, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर एक नेटवर्क बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। तो जनरली 3 साइंटिस्ट आए, पोर्टर, इसके अलावा क्लाउडे और फुलम। ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले 1945 के अंदर, 1945 के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया। ठीक है, तो 1945 1945 के अंदर इन्होंने ईआर के बारे में बताया कि ईआर क्या चीज होती है। इनको लगा कि ये एक सेल के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो पूरी सेल के अंदर न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फैली हुई है। इस टाइप की स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया, ईआर। अब इन सब के अंदर एक साइंटिस्ट और आया जिनका नाम था गार्नियर। गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि ईआर न सिर्फ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, बल्कि ये कुछ पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस करती है। यानी इसके हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इसी वजह से इस ईआर को जो है अर्गेस्टोप्लाज्म कहा गया। अर्गेस्टोप्लाज्म, अर्गेस्टोप्लाज्म नाम जो है वो दिया गया। तो अर्गेस्टोप्लाज्म भी एक प्रकार की ईआर ही है, एक ऐसी ईआर जो पार्टिकल्स बनाती है, ग्रेन्यूल्स बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अर्गेस्टोप्लाज्म। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके प्रेजेंस और एब्सेंस की, कि कौन सी सेल में ये पाई जाती है, कौन सी सेल में एब्सेंट होती है। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंस की, कि कौन कौन सी सेल के अंदर ये पाई जाती है। तो जनरली जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती है उन सभी के अंदर जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है उसके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है उसी के अंदर ये जो है वो पाई जाती है। बात करते हैं एब्सेंट की, कि किस किस में ये एब्सेंस होती है, ये एब्सेंट होती है। तो इसके अंदर दोनों टाइप की सेल आती है, प्रोकैरियोटिक सेल भी आती है और यूकैरियोटिक सेल भी आती है। अब एब्सेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियस अस्पष्ट होता है। जब न्यूक्लियस ही अस्पष्ट है तो ऑब्वियस बात है कि न्यूक्लियस के थ्रू जो बनने वाली जो नेटवर्क है, क्योंकि इस ईआर का फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन करती है। जिस सेल में न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन ही नहीं है तो उस सेल के अंदर ये एब्सेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के खुद के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये सेल ऑर्गेनल भी एब्सेंट है। अब सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल ही नहीं, कई यूकैरियोटिक सेल अगर वो डिवाइड हो रही है, डिवाइडिंग सेल, तो उनके अंदर भी जो है ईआर एब्सेंट होता है। जब सेल डिवाइड होती है तो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसअपीयर हो जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी तो हम कह सकते हैं ईआर भी क्या होगी, एब्सेंट हो जाएगी। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल, एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल, एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल वो सेल होती है जो अभी अभी बनी है और आगे जाके मैच्योर होगी। तो खुद ये सेल अनडेवलप है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर किसी तरह से ईआर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, इंसान की बॉडी में जो आरबीसी है जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, इनके अंदर भी ईआर एब्सेंट होता है, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस स्टार्टिंग में होता है, बाद में वो ई न्यूक्लिएटेड हो जाती है, उसका न्यूक्लियस गायब हो जाता है। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि सीधा सा कनेक्शन न्यूक्लियस से, जिस सेल में न्यूक्लियस है ईआर वेल डेवलप, जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं है ईआर अनडेवलप।
उसके बाद में प्लांट के अंदर जो फ्लोएम होता है, जो भोजन को जमीन तक लेके आता है, उसके अंदर फ्लोएम के अंदर होती है सीव ट्यूब। और ये सीव ट्यूब जो है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि इसका भी मेन काम क्या है, फूड को सप्लाई करना। प्लांट्स में जो भी फूड बना फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसको पेड़ पौधों के ऊपरी भागों से जमीन तक लेके आने का काम कौन करता है, सीव ट्यूब, जो फ्लोएम का पार्ट है, चालनी नलिका, चालनी कोशिका भी कहते हैं। और इनके अंदर भी हम कह सकते हैं कि ईआर जो है एब्सेंट होगा, क्योंकि उनका सीव ट्यूब का मेन पर्पज क्या है, सीव ट्यूब का मेन पर्पज जो है वो है न्यूक्लियर, वो जो है फूड को लेके जाना। जब फूड जा रहा है तो न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, और न्यूक्लियस गायब होगा तो हम कह सकते हैं कि उनमें ईआर भी एब्सेंट होगी। इसके अलावा और भी कई ऐसी सेल होती है जिसके अंदर ईआर एब्सेंट हो सकता है, जैसे डिजीज सेल। अगर कोई सेल जो है जिसके अंदर बीमारी हुई है, तो वो सेल जो है वो धीरे धीरे इमेच्योर हो जाती है, और उसी के अंदर किस तरह से जो है वो न्यूक्लियस गायब। तो ये हमने ईआर की प्रेजेंस और एब्सेंस बताई। प्रेजेंस एब्सेंस के बाद में बात करते हैं ओरिजिन की। ओरिजिन की बात करते हैं, इसके जो है उत्पत्ति की बात करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ईआर किससे बनती है, ईआर बनती है हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो इस ये किससे बनेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये जैसे हमारे पास सेल है, सेल के पास होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होती है एनएम, एनएम का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल्स, जैसे अभी मैंने एक डायग्राम बताया था, ये डायग्राम भी बताया था, तो इस डायग्राम में देखो आप कि आपको जो है पर्पल कलर का एक न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, और इस न्यूक्लियर के जो ऊपर वाली लेयर है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या बनी है, स्ट्रक्चर बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईआर। ठीक है, तो ईआर जो है वो एक प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट है। अब ये बनती कैसे है, तो देखो इसकी शुरुआत इस टाइप से होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, और इस सेल, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एक सेल का न्यूक्लियस है, और ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ईआर के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब होगा क्या, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सबसे पहले ब्लैबिंग होगी। क्या होगी, ब्लैबिंग। ब्लैबिंग का मतलब ये जगह जगह पर फूल जाएगी, फूल जाएगी तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। ये हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ब्लैबिंग होगी, एक बबल जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। ब्लैबिंग के बाद में फिर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक नई स्ट्रक्चर बनती है। ये जो ब्लैबिंग वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये अपने आप को इस टाइप से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर एक प्रकार के सर्कल बनाती है, और इस सर्कल को कहते हैं हम एनुलेट लैमेली। एनुलेट लैमेली। अब यहाँ एनुलेट का मतलब होता है सर्कल, और लैमेली का मतलब होता है लेयर। जो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कल रूप में एक लेयर बना रही है, उसी को एनुलेट लैमेली कहते हैं। ये एनुलेट लैमेली आगे जाकर के जो है वो सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार करती है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस्टर्नी। इट इज व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। और ये सिस्टर्नी जो है वो ईआर की यूनिट है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ईआर की यूनिट। तो यूनिट ऑफ ईआर इज व्हाट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी जो है वो न्यूक्लियर के अंदर मेम्ब्रेन से इस टाइप से बनती है। अब ये सिस्टर्नी आगे जाकर के कुछ छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेसाइकल। वेसाइकल जिसका काम सबसे ज्यादा एससीआर बनाना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना है। उसी बाद में, उसके बाद में ये जो सिस्टर्नी है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप के जो है यूनिट आ गई, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल। ये तीनों चीज जब मिलेगी तब जाकर के हम कह सकते हैं कि ईआर का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो एक डायग्राम हमारे पास है जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। ये क्या है, सिस्टर्नी। इसी सिस्टर्नी के बीच बीच में जो है हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर पाई जाती है इस प्रकार की। इसी सिस्टर्नी के अंदर बीच बीच में जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है ऐसे। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वेसाइकल। और इन्हीं वेसाइकल के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इस टाइप से। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। तो हम कह सकते हैं कि ईआर के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर टोटल 3 चीजें होती है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल। ठीक है,
अब ये तो बात हो गई ईआर के यूनिट की कि ईआर जो है वो किन चीजों से बनी है। अब बात करते हैं कि सेल में ईआर जो है वो कहाँ तक फैली हुई है और उसके फैलने के आधार पर और फंक्शन के आधार पर इनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, अगर हम एक सेल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इफ वी ड्राइंग अ सेल, ये एक सेल है मान लो और इस सेल के अंदर ये जो है फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर अगर सिस्टर्नी जुड़ जाए, ये सिस्टर्नी है, ये आपस में इस टाइप से जुड़ जाए, तो ये सिस्टर्नी जुड़ गई और इस सिस्टर्नी के आसपास जो है हम कह सकते हैं कि इधर जो है वो वेसाइकल जुड़ गए, ये वेसाइकल आ गए और इसके आसपास इधर जो है वो ट्यूब्यूल जुड़ गए इधर आ गए ये ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स आ गए, इधर जुड़ गए, ये इस टाइप से ट्यूब्यूल्स आ गए। अब हमारे पास न्यूक्लियस के चारों ओर टोटल 3 टाइप की चीजें देखने को मिल रही है। फर्स्ट नंबर पे है सिस्टर्नी, सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है वेसाइकल और थर्ड नंबर पे दिख रहा है ट्यूब्यूल्स। जिस सेल के अंदर ये 3 चीज मिल जाती है तब फॉर्मेशन होता है ईआर का, और ये जो ईआर बनी है इसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आरईआर। क्यों कहते हैं आरईआर? क्योंकि इस ईआर के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आ जाते हैं और इन पार्टिकल्स को कहते हैं राइबोसोम। ये है राइबोसोम, जिसको हम एटीएस राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे ईआर जिसकी सरफेस रफ हो चुकी है बिकॉज ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, तो उसको हम ईआर कहते हैं। इसको हम ग्रेन्युलर ईआर भी कहते हैं, इसको हम राइबोसोमल ईआर भी कहते हैं, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम दिख रहा है ये आरईआर का है और आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को हम कह सकते हैं राइबोसोमल रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को हम अलग अलग नाम से जान सकते हैं, ग्रेनुलर ईआर के नाम से भी जान सकते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि ये जो वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स है, ये वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स ईआर के अंदर थोड़े से दूर चले जाते हैं। सिर्फ वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं, हम सिस्टर्नी की बात नहीं कर रहे। वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स की बात करें, ये थोड़े से दूर चले जाते हैं और दूर जाने के बाद में एक ईआर जैसा अपीयरेंस करते हैं और इस ईआर जैसे अपीयरेंस को हम कहते हैं एसईआर। एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम नहीं होती। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ट्यूब्यूल्स, इसके ट्यूब्यूल्स के ऊपर किसी तरह के ऐसे पार्टिकल्स नहीं है, राइबोसोम नहीं है, इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या नॉन ग्रेन्युलर या अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने ये कहा कि किसी भी सेल के अंदर 2 टाइप के ईआर पाए जाते हैं। एक ईआर जो है जिसको हम कहते हैं आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक ईआर जो होता है उसको कहते हैं एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का काम क्या है? तो अभी बताया कि आरईआर जो है वो न्यूक्लियस के पास होते हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, यानी हम कह सकते हैं नियर होता है, न्यूक्लियस के पास है। एसईआर जो है वो न्यूक्लियस से अवे होता है, यानी दूर की साइड होता है, ये थोड़ा दूर होता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, आरईआर जो होता है उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, जबकि एसईआर के सरफेस के ऊपर राइबोसोम नहीं होते, एक लिपिड बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं स्पिरोसोम, स्पिरोसोम पाए जाते हैं। थर्ड डिफरेंस। तीसरे डिफरेंस की बात करें तो जो आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मेन पर्पज क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन, प्रोटीन को बनाना और उसके बाद में उसको मॉडिफाइड करना, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, क्वार्टरनरी प्रोटीन, इन सबको मॉडिफाइड करने का काम कौन करता है? आरईआर। एसईआर क्या करेगा? एसईआर जो है वो लिपिड सिंथेसिस करेगा, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड को बनाने का काम करेगा। सिर्फ लिपिड को बनाता भी नहीं है, बल्कि अगर हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है, हार्मफुल अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसको डिग्रेड भी करता है, उसको ये डिस्ट्रॉय भी करता है।
उसको डिग्रेड भी करता है, उसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय भी करता है, उसको हटा भी देता है। इसके अलावा जो आरईआर है वो क्या करेगा, प्रोटीन को ग्लूकोज से जोड़ता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो इसका मेन पर्पज क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोटीन बना है उसको, प्रोटीन को ये किससे जोड़ेगा, शुगर से जोड़ेगा। जो भी प्रोटीन बना है उस प्रोटीन को ये शुगर से जोड़ेगा, और जब शुगर से कोई प्रोटीन जुड़ जाते हैं तब एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन नाम की संरचना बनती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम भी कौन कर रहा है, ये जो है आरईआर। इधर एसईआर की बात करें, एसईआर न सिर्फ लिपिड बनाता है बल्कि जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है, हार्मफुल जो लिपिड है उसको भगाता भी, उसको हटाता भी है। इसके अलावा एसईआर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। आप कोई भी मटेरियल खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग ड्रग्स, यू आर टेकिंग नंबर ऑफ सब्सटेंसेज, हार्मफुल सब्सटेंसेज विच इन्वॉल्व इन योर फूड, तो वो सारे के सारे जो भोजन है, भोजन के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है, जब आपका भोजन इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब होने के बाद लीवर की तरफ जाता है, तो लीवर की सेल में जो एसईआर है वो डिटॉक्सिफिकेशन करेगी और उस भोजन के साथ जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको हटा देगी। इसके अलावा एसईआर जो है वो कैल्शियम भी प्रोवाइड कराता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आपकी बॉडी में जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम किस में होता है, एसईआर में, जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मसल्स के अंदर स्पेसिफिक टाइप का ईआर होता है जो उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर करता है जिसकी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन सब के अलावा जो एसईआर है वो बीटा कैरोटीन का यूज करके, बीटा कैरोटीन का यूज करके विटामिन ए बनाता है। विटामिन ए जो है उसको बनाने के लिए बीटा कैरोटीन के 2 अणु चाहिए, तो जो 2 अणु हैं ये एसईआर प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से हमने ये कहा कि एसईआर आपके शरीर में बहुत सारे फायदे देता है। आपके शरीर के अंदर जो है स्पिरोसोम बना रहा है, लिपिड को बना रहा है, हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कैल्शियम जो है बनाता है। इसके अलावा शरीर में जितने भी स्टोरिंग मटेरियल्स है उनके अंदर एसईआर काम आता है। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जो है वो सेल के अंदर आरईआर और एसईआर को लेकर के था। कल का लेक्चर मेरा जो है वो 12th क्लास में oogenesis को लेकर के आएगा। तब तक के लिए जो है मेरे चैनल को देखते रहे और सब्सक्राइब करते रहे।